हाय गाइस, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं आपका चैनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोरर फॉर डिफरेंटली एबल में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। और आज की वीडियो गाइस वीडियो ऑन डिमांड है, क्योंकि आप सब लोगों ने डिमांड की। और जब आप लोगों ने डिमांड की है तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के लिए मैं आपकी डिमांड के हिसाब से वीडियो लाऊं। और यह डिमांड भी आपकी उचित थी, और वैकेंसी भी ऐसी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इसकी समाज में ज़रूरत भी है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना आज के विषय में बहुत ही मुश्किल है और प्रॉब्लम है। तो अगर कहीं भी हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो हमें भर देना चाहिए फॉर्म। तो गाइस, आज की हम वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एसएससी डिपार्टमेंट ने निकाली है। और आप जानते हैं कि एसएससी डिपार्टमेंट रेलवे के बाद सेकंड ऐसा दूसरा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकालता है। तो गाइस, देर ना करते हुए शुरू करते हैं एसएससी के रिगार्डिंग इस वीडियो को कि क्या है एसएससी में और किस प्रकार की वैकेंसीज निकाली हैं। तो गाइस, जुलाई का महीना है, भोले बाबा का महीना है और सावन का महीना है। तो आइए सावन की शुरुआत में हम डूबते हैं इस वैकेंसी की गंगा में और वैकेंसीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट कैसे करते हैं? फॉर्म भर के, एग्ज़ामिनेशन दे के और जॉब लेके। तो गाइस, शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो को। इससे पहले आप हमारे चैनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोरर फॉर डिफरेंटली एबल को गाइस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। तो गाइस, एसएससी ने एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग जो ऑफिसर्स होते हैं एमटीएस की, तो गाइस वो पोस्ट निकाल दी है एसएससी ने। और इसके रिक्रूटमेंट होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप जानते हैं कि इसमें हवलदार की पोस्ट आती हैं और एमटीएस की भी पोस्ट आती हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ टेंटेटिव डेट्स जो कि एसएससी ने बताई है। सो डेट्स इसकी स्टार्ट हुई हैं 30/6/2023 यानी कि 30 जून 2023 से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और लास्ट तारीख का इंतज़ार ना करें। और अंतिम डेट इसकी है 21 जुलाई 2023। तो 21 जुलाई 2023 रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें कि 11 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म भर दें 21 जुलाई 2023 तक। और फ़ी आपकी जो जमा होगी वो 22 तारीख तक फ़ीस जमा हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 21 तारीख को अपनी फ़ीस जमा नहीं कर पाते तो 22 तारीख तक अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, जो कि फ़ीस जिनके लिए एप्लीकेबल है। अब जो चालान के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो 23 तारीख को अपना चालान निकाल कर अपनी पेमेंट करा सकते हैं, 23 जुलाई। और 24 तारीख को अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करेक्शन की, कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो गाइस इसमें आप करेक्शन करा सकते हैं अपने फॉर्म में, जिसकी डेट है 26 जुलाई 2023 से लेकर 28 जुलाई 2023 रात 11 बजे तक। अब एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो गाइस इसका सितंबर में आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये कुछ बात की हमने टेंटेटिव डेट्स की कि क्या क्या होगा और कौन कौन सी तारीख को क्या क्या होना है। गाइस, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जिसमें सबसे पहले आती है हमारी नेशनैलिटी, कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान के होने चाहिए, या आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुके हैं या अदर कंट्रीज़ जो हैं उनसे माइग्रेट कर चुके हैं। और
आप BCD कैटेगरी से होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नेशनलिटी की एलिजिबिलिटी है जो कि इसमें रिक्वायर है फॉर्म भरने के लिए। गाइस अब बात उठती है कि B, C और D ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं। तो गाइस B, C, D कैटेगरी ये हैं कि जिसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये भी फॉर्म भर सकता है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्टिफिकेट उसे दिया जाएगा कि ये अब इंडिया में रहेगा और ये फॉर्म भर सकता है। तो ये BCD कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तभी किया जाएगा जब आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करते हैं। अब हम बात करें एज क्राइटेरिया से, जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। सो एज गाइस इसकी आपके जो काउंट की जाएगी, जो मैंने मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है गाइस वो है 25 साल। यानी कि 25 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स दिया जाएगा, जिसमें आप जानते हैं कि SC/ST के लिए 5 साल रहता है, OBC के लिए 3 साल। अगर गाइस कोई PWBD है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो जनरल PWBD है तो उसके लिए 10 साल। अगर PWBD OBC है तो गाइस उसके लिए रहेगा उसके लिए रहेगा 3 साल और 10 साल 13 साल। अगर कोई गाइस PWBD SC/ST है तो गाइस उसके लिए रहेगा 5 साल, यानी कि 10 साल प्लस 5 साल और इक्वल टू 15 साल का रिजर्वेशन रहेगा। तो गाइस आपकी जो इसमें एज है वो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अब मैं बता दूं, अगर आपका जन्म अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले हुआ है तो गाइज़ आप एलिजिबल इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैक्सिमम मान के लिए 1998 को आपका जन्म होना चाहिए। और MTS जो हवलदार की पोस्ट है उसमें आपका जो लास्ट जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 2005 की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो है MTS के लिए जो है मैंने आपको बताया है एज क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं जो इनकी हवलदार की पोस्ट होती हैं। तो गाइस उसमें मिनिमम एज तो वही 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम एज इन्होंने 27 साल रखी है। सो अगर आपकी जो बर्थ ऑफ डेट है 2 अगस्त 1996 से पहले है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 अगस्त 1996 को बॉर्न हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और वही कि 1 अगस्त 2005 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बात थी एज की, और रिलैक्सेशन मैंने आपको गाइड कर दिया है। ठीक है, गाइस इसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है तो आपको जानते हैं मिलिट्री पर्सन्स को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप किसी मिलिट्री पर्सन के बेटा या बेटी हैं तो आप ये रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते। ये रिजर्वेशन वही क्लेम कर सकता है जो मिलिट्री पर्सन हो और जिसने मिलिट्री में काम किया हो। सो ये बात ध्यान रखें, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए और वैलिड एंड प्रूफ होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी सर्टिफिकेट गलत होता है तो आपको
डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस MTS की रेस से। तो आप इंश्योर करें कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं बिल्कुल अच्छे और वैलिड हों, ठीक है। तो ये इसमें बात है, ठीक है। और आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर पेश करना पड़ेगा DV के दौरान। गाइस EWS वालों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो 2023-24 का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्क्राइब गाइडलाइंस, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो स्क्राइब गाइडलाइंस की हम बात करते हैं कि इस पेपर के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। सो पहली वही गाइडलाइंस है कि जो स्क्राइब है प्रोवाइड किया जाएगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी को और विजुअली इम्पेयर्ड को। और स्क्राइब लेने के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए कि आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं। और आपको ये अपने फॉर्म में भरना होगा कि आपको स्क्राइब की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं भरते तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आपको स्क्राइब प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप SSCC के थ्रू भी स्क्राइब अपना ले सकते हैं, यानी कि SSC आपको स्क्राइब प्रोवाइड कराएगा, या अगर आप चाहें तो अपना स्क्राइब भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म में पूछा जाता है SSC के कि आपको अपना स्क्राइब लेके जाना है या आपको SSC के द्वारा स्क्राइब चाहिए। और अगर आपको SSC का स्क्राइब लेना है तो गाइज़ वो आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा या इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, बस। इसके अलावा आपको स्क्राइब और किसी मीडियम में नहीं मिलेगा। और 1 स्टेप बिलो का इसमें रूल है, यानी कि 2018 की गाइडलाइंस इसमें मांगी गई है, ठीक है। तो ये कुछ स्क्राइब गाइडलाइन है जो कि मैंने आपको बताई। लास्ट यही है कि आप जब पेपर देंगे तो आपको स्क्राइब फॉर्म दिया जाएगा जो आपको वो भरना होगा। उसमें स्क्राइब के और कैंडिडेट के दोनों के स्क्राइब होंगे, ठीक है। और अंत में बताना चाहता हूँ, अगर आप स्क्राइब लेके जाएं तो ये इंश्योर करें कि वो ये फॉर्म ना भरें, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें कि वो कभी भी इसका फॉर्म ना भरे। इट मीन्स इस साल तो या ये जो फॉर्म है वो स्क्राइब ना भरे, सिर्फ आप ही होना चाहिए, ओके। तो ये स्क्राइब गाइडलाइंस थी हमारी। गाइस अब हम बात कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो आप जानते हैं कि 10th बेस फॉर्म है, तो यही वही कह रहा है कि 1 अगस्त 2023 से पूर्व आपकी 10th क्लास किसी भी बोर्ड से पूरी हो जानी चाहिए। और गाइस आप NIOS के हैं या अगर ओपन डिस्टेंस लर्निंग से भी करते हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ है जो कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। और DV के दौरान जब आप जाएंगे तो आपसे ये सर्टिफिकेट मांगे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है जो मैंने आपको बताया एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इस फॉर्म के रिगार्डिंग। गाइस अब हम बात करें फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपकी इसमें कलर फ़ोटो मांगी गई है, पासपोर्ट साइज़, और 3 महीने पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो इसमें नहीं होनी चाहिए। और 20 KB से 50 KB तक आपका साइज़ इसमें मांगा गया है। आपको स्पेक्टिकल वगैरह उतार कर ही अपनी फ़ोटो खिंचवानी है, ठीक है। और आपके जो फेस है वो क्लियर आना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही अगर डाली जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपका जो है जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जा सकती है। तो ये कुछ फ़ोटो के बारे में इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं।
गाइस अगर हम इसमें फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है कि जो 100 रुपीज़ पे की जाएगी, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी वुमेन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और जो कैंडिडेट जो मिलिट्री वाले होते हैं उनके लिए ये फॉर्म एकदम फ्री है। तो आप ये अच्छी बात है इसमें, और आप 22 तारीख तक इसमें अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चालान यानी कि कैश पेमेंट करना चाहते हैं एसबीआई बैंक के थ्रू, तो आप 24 जुलाई 2023 तक अपना ये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और आपकी जो फ़ीस अगर पे नहीं होती तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये इंश्योर करें कि आपकी फ़ीस जो है प्रॉपरली वहाँ पे होनी चाहिए। अब हम बात करें इसकी करेक्शन विंडोज़ के विषय में, जो कि ओपन हो रही है 26 जुलाई 2023 से लेकर 28 जुलाई 2023 तक। तो आपकी जो है करेक्शन विंडो है, और ये करेक्शन आप एक बार ही कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और एक बार मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा इसमें आपका, और करेक्शन इसमें आप 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। 2 बार कर सकते हैं इसमें आप करेक्शन। पहली बार जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे और करेक्शन करेंगे तो आपके 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। आप दूसरी बार भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बार भी फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप फिर भी गलती करते हैं तो फिर वो तीसरी बार के लिए अलाउ आपको नहीं किया जाएगा। और अगर आप दूसरी बार जो मैंने कहा था आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो दूसरी बार अगर आप करेक्शन करते हैं तो गाइस आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे करेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं गाइस इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की, कि कहाँ कहाँ इसके पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। आप जानते हैं कि वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में ही कराए जाते हैं इसके, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो सेंटर के नाम बता रहा हूँ मैं विद कोड। भागलपुर 2201, मुजफ्फरपुर 3205, पटना 3206 यानी कि 3206, पूर्णिया 3209, आगरा 3001, बरेली 3005, गोरखपुर 3007, झांसी 3008, कानपुर 3009, लखनऊ 3010, मेरठ 3011, प्रयागराज 3003, वाराणसी ये 3013 है। और जो ये मैंने पहले नाम लिया था प्रयागराज, तो ये 3012 होना चाहिए, लेकिन ये 3003 लिखा है। सीतापुर 3019, गया ये 3203 है। अब सेंट्रल रीजन की बात कर लें तो सेंट्रल रीजन ये जो मैंने आपको बताया ये बिहार और उत्तर प्रदेश के रीजन थे गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं
अगले कोर्ट मतलब अगले सेंटर्स की जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होने। तो पहला है इसमें पोर्ट ब्लेयर, तो 4802 इसका कोड है। धनबाद 4206। जमशेदपुर 4207। रांची 4205। बालासोर उड़ीसा में जानते हैं आप, 4601। बहरमपुर ये भी उड़ीसा में है, 4602। भुवनेश्वर 4604। कटक 4605। राउरकेला 4610। संबलपुर 4609। संबलपुर 4609। गैंगटॉक 4001। ये है आसनसोल 4417। बर्धमान 4404। दुर्गापुर 4426 4426 यानी कि। कल्याणी 4419। कोलकाता 4410। सिलीगुड़ी 4415। धेनकानान 4611। सो गाइज ये ईस्टर्न रीजन के थे, जिसमें अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और रीजनल डायरेक्टर्स के थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तीसरे जोन की। बेलागावी जिसका कोड है 9002। बेंगलुरु 9001। हुबली मैंने बोला हुबली 9011। कलाबुरागी गुलबर्गा में है ये, जिसका 9005 है। मैंगलुरु 9008। मैसूर 9009। शिवनागौर 9010। उडुपी 9012। एर्नाकुलम 9023। कोलम 9210। ये जगह केरला में है। कोट्टयम 9205। कोझिकोड 9206। त्रिशूर 9212। तिरुवनंतपुरम 9211। कवनामामी 9401।
कर्नाटका है ये, और केरला रीजन का है ये, ठीक है। तो ये KKR रीजन पूरा है ये, जिसमें लक्षद्वीप आइलैंड में कवर अप हुआ है। सो अब हम फोर्थ रीजन की बात करते हैं, जिसमें हमारा है पहला भोपाल 6001, ग्वालियर 6005, इंदौर 6006, जबलपुर 6007, सातना 6014, सागर 6015, उज्जैन 16 मतलब 60-16, बिलासपुर तो 6202, रायपुर 6204, दुर्ग भली 6205। ये गाइस मध्य प्रदेश रीजन था ये, और छत्तीसगढ़ का रीजन था, ठीक है। तो अब हम फिफ्थ रीजन की तरफ आते हैं। सो पहले ईटानगर है हमारा, जिसका 5001 पिन कोड है। डिब्रूगढ़ का 5102, गुवाहाटी दिसपुर तो 5105, जोरहाट 5107, सिलचर 5111, इम्फाल 5501, शिलोंग 5401, एजुआ 5701, दीमापुर 5301, कोहिमा 5302, अगेनतला 5601, तेजपुर 7994। तो गाइज ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मैंने आपको डिटेल दी थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा सेंटर इन्होंने कवर अप किए हैं। सो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ रीजन, जिसमें पहला है हमारा देहरादून 781006, सॉरी देहरादून का मैं रिपीट कर देता हूँ, 2002, हल्द्वानी 2003, रुड़की 2006, दिल्ली तो 2201 है कोड इसका, अजमेर 2401, बीकानेर 2404, जयपुर 2405, जोधपुर 2406, उदयपुर 2409, सिकार 2411। तो गाइस ये नॉर्थर्न रीजन का था ये सारा, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड इन्होंने कवर अप किए हैं। तो अब हम सातवें जोन की बात करते हैं। तो पहला जिसमें हमारा है चंडीगढ़, मोहाली 1601 कोड है इसका, हमीरपुर
1202 इसका कोड है। शिमला 1203, जम्मू 1000 मतलब 1004, सांबा 1010 इसका कोड है। श्रीनगर 1007 है। लेह 1005, अमृतसर 1404, भटिंडा 1401, जालंधर 1402, पटियाला 1403। तो गाइस ये नॉर्थ वेस्ट का रीजन था जिसमें इन्होंने चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब को कवर अप किया है। अब हम 8वें रीजन पे आते हैं इसके। तो चिराला 8011, गुंटूर 8001, काकीनाडा 8009, कुरनूल 8003, नेल्लोर 8010, राजमुरे 8004, तिरुपति 8006, विजयनगर 8012, विजयनदा 8008, विशाखापट्टनम 8007, पुडुचेरी 8401, चेन्नई 8201, कोयम्बटूर 8202, कृष्णानगरी 8209, मदुरई 8204, सलेम 8205, तिरुचिप्पा 8206, तिरुनेलवेली 8207, वेल्लोर 8208, हैदराबाद 8601, करियामगढ़ 8604, औरंगाबाद 8603। तो गाइस ये साउथर्न रीजन का था जिसमें आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना इन्होंने कवर अप किए हैं। अब हम चलते हैं 9वें रीजन में जहां हमको मिलेगा पनाजी 7801, अहमदाबाद 7001, गांधीनगर 7012, महसाना 7013, राजकोट 7006, सूरत 7007, वडोदरा 7002, अमरावती 7201, औरंगाबाद 7202, जलगांव, ये जलगांव है गाइस, ये
7214 कोल्हापुर। गाइस अब हम बात करते हैं कोल्हापुर। 7203 मुंबई। 7204 नागपुर। 7205 नंदेद। 7206 पुणे। 7208 आमंद। 7011 नजात। 7207। तो गाइस ये वेस्टर्न रीजन का था सारा, जिसमें दादर नागर हवेली की थी कवर अप। दीव गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र था। सो ये गाइस कुछ सेंटर हैं जहाँ पे परीक्षाएं होंगी, जो कि मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है एसएससी के कि किस प्रकार पेपर होने हैं। सो लैंग्वेज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है, सभी लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम होगा, तो आप लैंग्वेज का टेंशन ना लें। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे 22 भाषाएं हैं, उसमें ये पूरा पेपर होगा। अब हम बात करते हैं पेपर का टाइटल क्या रहेगा। सो 4 पार्ट्स होंगे और इसके। सो पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जो इसका होगा, जो कि तो गाइस जो मैथमेटिकल एबिलिटी का जो पेपर है, उसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस, लेकिन 60 नंबर का पेपर है। सो सेम लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 60 नंबर का पेपर है, यानी कि 60 120 ये हो गए। और पहला जो मैंने बताया था आपको, ये 45 मिनट्स का मतलब कि होगा टोटल। विजुअल इम्पेयर्ड के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। और मार्क्स इसके टोटल 120 है। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन। सो इसमें आपसे पहला होगा जनरल अवेयरनेस, जो 75 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, अगेन 75 मार्क्स का ये होगा और 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यानी कि अगर क्वेश्चंस का रेशियो देखें तो 20-20-40 और 25-25-50, यानी कि 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 एंड 40 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पूरे पेपर में, यानी कि 90 क्वेश्चन का पेपर होगा। और आपके जो मार्क्स होंगे इसके हिसाब से लगाए जाएं तो 150 प्लस 120, यानी कि होगा 150, 250 एंड देन 270 मार्क्स आपके यहाँ पे इंक्लूड हो गए हैं। एंड इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन भी होगा, ठीक है, और ये भी आपको अटेम्प्ट करना होगा। और पहला सेक्शन में आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे और वो अपने आप बंद हो जाएगा। एंड सेक्शन 2 आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। और ये भी, जिसमें मैंने बताया आपको, ये भी 45 मिनट्स का होगा और ये फिर क्लोज़ हो जाएगा। फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, वो आपको देना होगा। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो सेक्शन 1 होगा आपका एग्ज़ाम का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आनी है, वो आपका गाइस विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन सेक्शन 2 पूरा नेगेटिव मार्किंग है,
ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और नेगेटिव मार्किंग भी 0.125 की नहीं है, 1 मार्क्स की है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन पूरा गलत होगा, यानी कि आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। तो ये इसका पैटर्न की हमने बात की कि इस प्रकार इस पेपर का पैटर्न होगा। गाइस यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, अगर आपको सिलेबस की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। गाइस अब तक हमने बात पेपर के स्ट्रक्चर की थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एमटीएस में कुछ लोग ऐसे हैं जो हवलदार की पोस्ट पर जाएंगे, तो गाइस उनका टेस्ट होगा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो गाइस ये उन्हें देना पड़ेगा, तो इसके विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। सो ये मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और आपको 1600 मीटर चलना पड़ेगा, 1600 मीटर चलना पड़ेगा 15 मिनट पूरे, ठीक है। और एक किलोमीटर चलना है 20 मिनट के अंदर अंदर। और अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो फ़िलहाल वो टेम्परेरी अनफिट कर दी जाएगी, ठीक है। और इनको रोक दिया जाएगा और फाइनल रिज़ल्ट आने तक, ठीक है। तो यानी कि इनको वेटिंग लिस्ट में डाला जा सकता है, ठीक है। और जब फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा 16 हफ्ते बाद, तो इन वुमेन को दोबारा एग्ज़ामिन किया जाएगा, ठीक है। और फिर इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, अगर इसमें फिट आती हैं तो इनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। अब हम कुछ इसमें स्टैंडर्ड्स की बात की गई है वो कर लेते हैं। मेल के लिए हाइट चेस्ट 157 इंच की छाती होनी चाहिए। और आसामी वेराकुलर ने रिलैक्सेशन दी है गोरखास के लिए 81 सेंटीमीटर की। हाइट 152 सेंटीमीटर इसमें मांगा गया है। और इसमें 48 केजी आपका वेट मांगा गया है, यानी कि 48 है। और बाकी अदर के लिए इसमें रिलैक्सेशन है गोरखा आसामी के लिए 2 केजी का, यानी उनका 48 केजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये CBI ये वेरियस सेंटर्स पे आपका PS ये जो टेस्ट है ये कराया जाएगा। और आप इंश्योर करें कि इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और PWBD इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको इसमें फ्रीडम दी जाएगी। लेकिन कुछ PWBD के लिए ये पेपर ज़रूरी है, जैसे HH यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड, तो उनको कोई एग्जाम्पशन नहीं है इसमें। OA यानी कि ऑर्थोपेडिक्स के लिए भी कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन OA को वॉकिंग से फ्रीडम मिल सकती है, ठीक है। LC को भी वॉकिंग से मिल सकती है, ठीक है। तो एसिड विक्टिम को भी मिल सकती है, लेकिन अगर वो ऑर्थोपेडिक हो गया है तो उसे छूट दी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमने इसके पैट की बात की कि पैट एग्ज़ाम्स का कैसे होने वाला है। गाइस अब हम बात करते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपकी ज्वाइनिंग के बाद। सो आपके 10th की सर्टिफिकेट और आपके सारे जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, चाहे 10th 12th ग्रेजुएशन रिलेटेड सारे, ठीक है। तो ये आपको वहाँ देने पड़ेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो, और जो डिफेंस पर्सनालिटी है उनका सर्टिफिकेट उनके लिए, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप आर्म फोर्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं तो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट इसके लिए है, जैसे अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उसका एक आपको सर्टिफिकेट इसमें बनवाना पड़ सकता है या पड़ेगा इसमें,
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो, ठीक है। और अगर आपकी मैरिज हुई है, डिवोर्स वगैरह हुई है, तो आपने नाम चेंज कराया है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जैसे अगर आप वुमेन हैं, आपकी शादी हुई है, तो आपको हस्बैंड का पासपोर्ट या हस्बैंड की आईडी आपको पेश करनी पड़ेगी, या मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, जिसमें आपकी और आपके हस्बैंड की फ़ोटो होगी। और अगर आपकी रीमैरिज हुई है तो उसमें प्रेजेंट जो हस्बैंड है उनकी फ़ोटो आपको दिखानी पड़ेगी। सो गाइस, इसमें आपके पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है, खासकर हवलदार वालों की। और जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो इसमें एक स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म है कि आपको कौन सा स्टेट में पहले जॉब चाहिए, फिर कौन से में चाहिए, तो ये आप भर सकते हैं। तो अराउंड 72 के आसपास हैं, तो आप पूरा भर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई फॉर्म फॉर एग्जांपल आपकी चॉइस ख़त्म हो गई है तो वहाँ आप एक्स टाइप कर सकते हैं, तो वो आपका फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। और आपकी आगे की प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, जिसमें आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैं फिर से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ये फॉर्म भरेंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि हमें कौन कौन सी स्टेट लेवल पे जॉब चाहिए। जब हम स्टेट के नाम भरेंगे, क्योंकि इसमें 72 है, 72 हर कोई नहीं भर सकता, तो मान लो हम 10 भी भर लेते हैं, 15 भी भर लेते हैं, उसके बाद हम नहीं भरना चाहते, तो एक एडिट बॉक्स में हम एक्स लिखेंगे, तो हमारी स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, उसे ओके पे कर देंगे, तो वो जो एडिट बॉक्स है वो बंद हो जाएगा। और जब वो एडिट बॉक्स बंद हो जाएगा, फिर हम आगे अपना जो फॉर्म में डिटेल्स हैं वो भर सकते हैं। और ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज़ को ध्यान रखना कि वो एमटीएस या यूटीएस की वैकेंसीज़ में कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से करें, क्योंकि एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो आपको चेंजेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होना है, जिसमें एक ही एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होने हैं, जिसमें मैंने आपको बता चुका हूँ ऊपर। पहला मैथ्स रीजनिंग का, जो क्वालिफाइंग नेचर है। दूसरा इंग्लिश जीके, जो कि आपको पूरा करना है, नेगेटिव मार्किंग भी तो बहुत ध्यान से करना है। तीसरा आपका कंप्यूटर लेवल, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। और अगर हवलदार के लिए कोई पोस्ट अप्लाई करता है तो उसको पैट देना पड़ेगा। सो ये इसका क्राइटेरिया है। गाइस, आइए अब हम अंतिम चरण पे चलें इस नोटिफिकेशन की, जो है वैकेंसीज डिटेल। तो देखें कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्या कितनी वैकेंसीज़ हैं। सो मैं आपको यहाँ सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में डिटेल दूंगा, और विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में डिटेल दूंगा। सो पहली हमारी पोस्ट है, नहीं, मैं विजुअल इम्पेयर्ड के साथ मैं अदर कास्ट की भी इसमें डिटेल पूरी देता हूँ, कि फिर खाली विजुअल इम्पेयर्ड के साथ दूंगा तो हो सकता है कि अगर अदर कास्ट को पता ना चले कि एक ऑडियो है ये। सो वैकेंसीज़ कुछ इस प्रकार हैं। इसमें टोटल 1558 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपकी 1198 जो एमटीएस लेवल की है, और जो बाकी रिमेनिंग है 360 वैकेंसीज़ वो हवलदार की है, ठीक है। हवलदार CBIN जो होता है उनकी है। सो हम पहले बात करते हैं जर्नल की। मैं पहले एमटीएस की डिटेल बता रहा हूँ। सो इसमें जर्नल की है 518, ओबीसी की है 250, एससी की है 79, एसटी की है 44, ईडब्ल्यूएस की है 107,
तो टोटल 998 वैकेंसीज़ ये हैं। अब हम बात करते हैं जो कैटेगरीज़ वाइज दी गई हैं, यानी कि स्पेशल कैटेगरीज़ को दी गई हैं। तो जो डिफेंस पर्सनालिटी हैं उनको 62 वैकेंसी दी गई हैं। ओ यानी कि जो ऑर्थोपेडिक हैं उनको 18 वैकेंसी दी गई हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड को 13 वैकेंसी दी गई हैं। VH को इसमें 6 वैकेंसीज़ दी गई हैं। एंड अदर्स को इसमें 6 वैकेंसी दी गई हैं। अब हम बात करते हैं जो अदर वैकेंसी है वो है जो हवलदार की वैकेंसी है। तो 100 वैकेंसी इसमें जनरल के लिए है। 53 वैकेंसी इसमें OBC के लिए है। SC के लिए 14 वैकेंसी हैं। ST के लिए 13 वैकेंसी है। EWS के लिए 20 वैकेंसी हैं। टोटल 200 वैकेंसीज़ ये हैं। अब स्पेशल कैटेगरीज़ की बात कर लें तो जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए 9 वैकेंसी हैं। जो ऑर्थोपेडिक हैं उनके लिए 5 हैं। इसमें ये गाइस हवलदार की बात हो रही है अभी। हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए इसमें 2 वैकेंसीज़ दी गई हैं। VH के लिए भी गाइस इसमें 2 वैकेंसी दी गई हैं। अदर के लिए 1 वैकेंसी है। सो ये वैकेंसी की डिटेल हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। हमने पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने डिस्कस किया है। आप कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। अगर आप पे कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी ईमेल आईडी है vikasgupta vikasgupta 1995@gmail.com। इस पे संपर्क कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में नई वैकेंसीज़ के साथ। सो गाइस इसे जल्दी से अप्लाई करें और जल्दी से जॉब प्राप्त करें। और अब मुलाकात होगी फिर कल और मिलते हैं हम आगे। तब तक के लिए बाय बाय।